साथियों, ईरान इजराइल वॉर में फिलहाल अभी सीज फायर डिक्लेयर हो गया है। सीज फायर यदि आपको याद हो तो ठीक उसी तरह से डिक्लेयर हुआ जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, ठीक कुछ उसी तरह से हुआ। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिलहाल जो ये टेम्परेरी सीज फायर हुआ है उसके बाद इजराइल का यह कहना है कि हमारे उद्देश्य पूरे हो चुके। ईरान का यह कहना है कि हम वॉर जीत गए। आप जैसे देखते हैं पाकिस्तान ने 3-4 दिन के युद्ध में कह दिया कि हम युद्ध जीत गए, उसकी मार खुशियां मना ली। ऐसा ही कुछ कुछ वो जो अली खमेनी है उसने भी यही कहा है। साथियों, ये डिस्कस करते हैं कि ये ईरान इजराइल अमेरिका ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस मिडिल ईस्ट में, इसमें वर्ल्ड की इक्वेशन में क्या अंतर आया और किस देश को कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ, इस पे एक नजर आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या समीकरण चल रहे हैं। पहले बात करते हैं इजराइल की। साथियों, इजराइल का शुरू से कहना है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब में एक आलपीन के बराबर जमीन के पीछे वहां भी उसको रहने नहीं दिया जा रहा है और उसके ऊपर अब तक कहते हैं 60-70 बार आक्रमण किया जा चुका है और इजराइल 5-6-7 फ्रंट पे हमेशा से लड़ता आया है और कई बार तो उसने 5-5, 6-6 देशों से एक साथ लड़ाई की। तो साथियों, इस बार भी इसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इनका उद्देश्य था कि हम ईरान के परमाणु हथियार नष्ट करेंगे, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास एक भी बड़ा बम आया तो सीधे इजराइल पे डाल देगा और 1 करोड़ यहूदी खत्म हो जाएंगे, और यही उनका उद्देश्य भी है और ईरान इस तरीके की खलीफागिरी करना भी चाहता है। साथियों, इजराइल का इस युद्ध में यह उद्देश्य तो पूरा हो गया कि उसने ईरान की सारी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। खमेनी के अलावा साइंटिस्ट खत्म कर दिए, IRGC जो उनकी आर्मी होती है उसके टॉप कमांडर सारे खत्म कर दिए, न्यूक्लियर साइट्स खत्म हो गई, बहुत कुछ इजराइल ने अचीव कर लिया। नुकसान इजराइल का यह हुआ कि तेल अवीव और जो हाइफा है वहां पर कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। 8, 10, 12, 15 लोग मरे होंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इजराइल में अंडरग्राउंड सारी फैसिलिटीज होती हैं। अंडरग्राउंड शेल्टर्स भी होते हैं, बंकर्स भी होते हैं, पब्लिक के लिए भी, ये नहीं कि केवल नेताओं के लिए होते हैं। तो इजराइल का अगर आप देखें तो जान माल का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसकी आशा से थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है माल का, यानी बिल्डिंगों का, क्योंकि इजराइल अपने ऊपर हानि बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं करता है। इस बार उनका आयरन डोम की टेस्टिंग हुई कि ईरान की जो मिसाइल्स बैलिस्टिक थी उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया कई मिसाइल्स ने। तो इससे यह हुआ कि इजराइल को भी एक आइडिया लग गया कि हमारा जो आयरन डोम है वो 100% फूल प्रूफ नहीं है, हमारा भी नुकसान हो सकता है, हमारा जान माल सबका नुकसान हुआ भी। वो उनके लिए हल्का सा डिमोरलाइजिंग फैक्टर था। लेकिन अब आप बात करिए ईरान की। ईरान को अपनी औकात, अपनी हैसियत का पता लग गया। उसके 3 जो बड़े परमाणु केंद्र थे वो पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। अमेरिका और इजराइल कह रहा है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, ईरान कहता है हमने यूरेनियम वहां से पहले से निकाल लिया था, लेकिन वो झूठ प्रतीत होता है। ईरान की 60% जनता ईरान की सत्ता के खिलाफ है। जो 30-40% लोग हैं वो उनका साथ देते हैं और उनमें से काफी मार भी दिए गए, बहुत सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई। तो ईरान को अच्छा खासा डैमेज साथियों हुआ। तो ईरान का यह कहना है कि हम युद्ध जीत गए, इससे बड़ी वही पाकिस्तान की तरह इससे बड़ी कोई बोगी नहीं हो सकती है। अब आप पूछिए कि अमेरिका का क्या हुआ। देखिए, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से क्रेडिबिलिटी डाउन होती चली जा रही है। इसमें यह जरूर हुआ कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स से, जो बंकर बस्टर बम थे, उनसे तीनों जगह उड़ा दी और यह क्लेम किया कि न्यूक्लियर हमने खत्म कर दिए। उसके बाद अमेरिका में और ईरान में और कतर में एक डील हुई कि कतर में अमेरिकन सेंटर है, वहां से हमने सारे आदमी माल हटा लिया, तो वहां पे कुछ बम गिरा दो।
और बम गिरा लो, जिससे ये हो जाएगा कि तुमने बदला ले लिया, उसके बाद तुम सीज फायर कर दो। ये डीलिंग हुई अमेरिका, ईरान और कतर के बीच में। इस डीलिंग के तहत ईरान ने बम करे और काफी बम ऊपर उड़ा दिए गए, एक आधा बम गिरने दिया गया और फिर ये हुआ कि भाई सीज फायर। ये जो ट्रंप को एक भूत सवार है, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को एक भूत सवार है नोबेल प्राइज का। अरे भाई, तुम पूरे विश्व के सबसे बड़े देश के मुखिया हो, नोबेल प्राइज क्या होता है? लेकिन उनको मुनीर ने भी नॉमिनेट कर दिया और उनको ये है कतर और ईरान, ये सब हमको नॉमिनेट करो भाई, हमको नोबेल प्राइज के लिए। अब आदमी का होता है ऑब्सेशन, एक पागलपन होता है। तो उस पागलपन में ये जरूर है कि उन्होंने खुद तो बम मार दिए, उसके बाद अपने तरफ से ही सीज फायर करा दिया और ईरान के पास कोई और चारा नहीं था, इजराइल का एम पूरा हो चुका था। अब साथियों बात करते हैं भारत की। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत इजराइल से भी बात करता रहा, ईरान से भी बात करता रहा, अमेरिका से भी बात करता रहा, चाइना रूस से भी बात करता रहा। जितने भी देश हैं बड़े बड़े जो की प्लेयर्स हैं, उनसे भारत बात करता रहा, तटस्थ रहा। भारत की पोजीशन बड़ी सॉलिड रही और ये पूरी दुनिया में हुआ कि जैसे भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो आर्सनल्स थे उनको डैमेज किया, ऐसे ही इजराइल ने कर दिया। तो भारत को इजराइल के पायदान पर मिलिटरली, मैं कह रहा हूं, वैसे तो भारत है ही बहुत बड़ा देश, मिलिटरली ये हुआ कि भारत की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ी। और मोदी जी ने ट्रंप को दो टूक उत्तर दिया कि तुम्हारे अमेरिका हम नहीं आ रहे, और इस सबब उससे मोदी जी की पोजीशन बहुत ऊंची हुई, भारत की पोजीशन ऊंची हुई। अब अंत में साथियों मैं आपको बताऊं कि इसमें एक देश है जिसका बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हुआ और उनकी बड़ी थू हुई, और वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुनीर, आपको मालूम है कि एक मदरसा छाप आदमी को अमेरिका बुला करके व्हाइट हाउस इज्जत दे दी गई, शराब और खाना खिला दिया गया, और उसके थ्रू अमेरिका ने 3 बेसेस पाकिस्तान में क्रिएट कर लिए। अभी ये पुष्ट खबर नहीं है कि उड़ान का पाकिस्तान से भरी थी कि कहीं और से भरी थी, लेकिन कहते यही हैं कि ये B-2 बॉम्बर्स ने पाकिस्तान से ही उड़ान भरी थी। अब एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान से दोस्ती का वो होता है, एक तरफ ईरान से दगेबाजी धोखाधड़ी करके अमेरिका से वो करके उन्होंने बम गिरा दिए। तो एक रिश्तों में खटास हो गई, पाकिस्तान और ईरान के बीच में हो गई। दूसरी बात, पाकिस्तान ने पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारे पास भी है न्यूक्लियर, हम इजराइल पे डाल देंगे। तो इजराइल के डिप्टी रक्षा मंत्री ने यह कह दिया हमारा नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। इजराइल से भी दुश्मनी और ज्यादा हो गई पाकिस्तान की। और साथियों वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई, जीरो जिसे कहना चाहिए। और अब उनको भी ये लगता है कि हमारे भी न्यूक्लियर आर्सनल्स जो हैं वो दुनिया की निगाहों पे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। भाई जिस तरह अमेरिका बेवकूफ बना के ये काम कर सकता है तो आगे भी बेवकूफ बना सकता है। अब साथियों ये सुनिए कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उनकी क्या क्या पोजीशन हुई इस वॉर के बाद। नेतन्याहू को लीजिए तो नेतन्याहू अगेन उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल टॉप पर है। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी वो ऐसा करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो इजराइल की पोजीशन सॉलिड हुई। उस साथ में नेतन्याहू को यह भी पता लग गया कि उनकी वीकनेस क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है। आयरन डोम ऐसा नहीं है कि इम्परमिएबल है। तो अब नेतन्याहू अपने देश की कमियों को भी सुधारेंगे मिलिटरीली, जो उनकी कमियां हैं, और पूरी निगाह रखेंगे ईरान और पाकिस्तान के ऊपर, और भी जो लोग हैं उनके ऊपर रखेंगे। अब आप देखिए कि जो अली खेमियानी है, तो ये खेमेनेई, अली खेमेनेई जो है, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही लो उस पर चली गई, जान इसकी बच गई। कहते हैं कि ये रूस भाग गया था और ये सारे ऑपरेशंस रूस से कर रहा था क्योंकि इनके रक्षा मंत्री रूस भाग के गए थे। ऐसा कहते हैं कि वहीं उनसे ऑर्डर लेने गए थे। तो अभी ये पुष्ट नहीं है कि जो खेमेनेई है ये रूस गए कि नहीं गए, अभी कहां है। मेरे ख्याल से अगर ईरान में होते तो मोसाद जरूर बता देता, और खेमेनेई की जान खतरे में थी और इसीलिए ये वहां चले गए, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तो बच गए हैं, लेकिन उम्र इतनी है कि अब उम्र का तकाजा आ जाएगा।
तो अभी रिजीम चेंज के लिए अमेरिका इजराइल तो लगा हुआ है और लगा रहेगा साथियों। अब आप देखिए क्रेडिबिलिटी में मुनीर नाम का ये अब सो कॉल्ड जो पाकिस्तान का हेड बनना चाहता है, इसको तो एक दगेबाज, धोखेबाज, इसको पाकिस्तान के लोग गाली दे रहे हैं। अमेरिका गया था, वहां लोग गाली दे रहे थे। बताइए, एक तरफ ये इस्लाम की बात करता है, एक दूसरी तरफ ये पैसे लेकर के बेच देता है अपने देश को। उसने वास्तव में अपने देश को बेच दिया। आगे चल के क्या होगा, वो हेड बनेगा कि नहीं, ट्रंप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये बात देखनी है। लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जमीन के नीचे चली गई, जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे चली गई। हमारे मोदी जी एज यूजुअल, मोदी जी ने सब जगह अपने इमिशरी भेज रहे। चाइना में भेजा, डोवाल साहब चाइना में है, रूस में इसके पहले गए, हर जगह मोदी जी ने अपने इमिशरी भेजे। और मोदी जी की इस समय क्रेडिबिलिटी पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप मोस्ट है, बेटर देन ट्रंप, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं बात करता हूं ट्रंप की क्रेडिबिलिटी क्या हो गई। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत लो चली गई थी, लेकिन इस वाले सीज फायर के बाद ट्रंप की क्रेडिबिलिटी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। थोड़ा सा इजाफा यह हुआ है कि एक तो उन्होंने बड़ा घमासान युद्ध रुकवा दिया, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुस रही थी, क्योंकि हमारे एम्स पूरे हो गए थे। आपको न्यूक्लियर आर्सेनल और जितनी भी चीजें थी सब ध्वस्त कर दी गई ईरान में। तो जब एम पूरा हो गया तो अगर सीज फायर करा दिया तो वो एकदम ठीक था, 12 दिन का युद्ध। लेकिन क्रेडिबिलिटी में ट्रंप की इतना सुधार आया है कि उन्होंने मुनीर को बेवकूफ बनाया, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करी, साथ में सीज फायर भी करा दिया। तो ये हुआ कि चलो भाई, एक बड़े भाई की तरह थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है ट्रंप की क्रेडिबिलिटी में। लेकिन ट्रंप एक ऐसे आदमी है कि मीडिया के सामने गाली बकते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो अभी भी एज ए पर्सन उनका जो ऑरा है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि हर एक आदमी उनकी हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। और ये जो ये ट्विटर पर ये जो काम करते हैं ट्रंप, ये किसी भी लेवल पे शोभनीय नहीं है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो साथियों, अगर आप देखें कि इतने सारे पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, अब देखिए ईरान ने कहा था वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था उसको ईरान बंद नहीं कर पाया, क्योंकि यूएई और बहरेन भी उसके प्लेयर होते हैं। और कतर के भी संबंध ईरान से थोड़े स्ट्रेन्ड हो गए हैं, क्योंकि कतर में अमेरिकन बेस है और कतर एक ऐसा देश है वो हर एक को एक्सेप्ट करता है। तो हल्का सा, क्योंकि आपने कतर के ऊपर बॉम्बिंग तो करी, भले आपने पहले बातचीत कर ली, एक उसके तहत करी, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत करी, लेकिन कतर थोड़ा सा खुश नहीं है ईरान के एटीट्यूड को लेकर। तो साथियों, ईरान की पोजीशन अब ये आ गई है ले दे के कि अब ईरान के ऊपर पहले से सैंक्शंस लगे हुए हैं, अर्थव्यवस्था उसकी घुस रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि जो पहले ईरान था वही होना चाहिए, इस तरीके की जो ये आप सरेआम औरतों को फांसी पे टांग देते हैं और इस्लामिक क्रांति के नाम पर आप जो ये सारे जो जुल्म करते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। तो ईरान को काफी सबक सिखाया जा चुका है। हालांकि ये बड़बोले होते हैं, बोलते हर वक्त रहते हैं। अब इस वॉर का इंपैक्ट आगे क्या पड़ेगा, अंत में ये सुन लीजिए। इस वॉर का इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आगे चलकर पाकिस्तान की पोजीशन और भी खराब होने वाली है। मुनीर ने ये सोच करके ट्रंप का, अमेरिका का साथ लिया कि हमें ये कुछ बना देगा, लेकिन मुनीर ने चाइना को अलग नाराज कर दिया। इंडिया तो नाराज है ही। अब अगर भाई साहब आपने एक भी आतंकी हमला करवाया भारत के ऊपर, तो अब की बार जो ऑपरेशन सिंदूर होगा, तो मोदी जी अब की बार किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। ये आप लिख के ले लीजिए, चाहे जो भी खामियाजा हो, अमेरिका को भी उसकी औकात बता दी जाएगी। तो इसलिए अब ये इक्वेशन आ गई है सामने कि नेक्स्ट टारगेट चाहे इजराइल हो चाहे भारत हो, इवन चाइना इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ये चाइना, रूस, इजराइल, इंडिया और इवन अमेरिका भी जानता है कि ये आतंकवादी देश है। तो पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, आगे देखते जाइएगा। ये अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान आतंकी हमले अब नहीं कराएगा पाकिस्तान पे, तो बिल्कुल गलत है, इंडिया पे तो बिल्कुल गलत है। ये अभी शांत हैं 2 महीने से, अभी 1-2 महीने और रुकिए,
जब ये होंगे तो ये करेंगे, और ये करेंगे तो साथियों उसके बाद इनकी काटी जाएगी, और बुरी तरह काटी जाएगी। भारत सीख भी गया है और भारत ने अपना एलिवेशन भी कर लिया, रक्षा बजट भी कर लिया है, उसकी देखा देखी इन्होंने भी रक्षा बजट बढ़ा दिया है। लेकिन अब की बार अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अगर इंडिया से हुआ तो उसमें इजराइल कूदेगा, क्योंकि इजराइल कह चुका है कि हमें पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म करने हैं, क्योंकि उसको पाकिस्तान से भी डर है जो ईरान के बगल में है कि कब वो ईरान को सप्लाई कर दे। तो इसलिए साथियों ये वर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको बताई ये ध्यान में रखिएगा, और इस साल के अंत तक देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा क्या होता है, और जो होना है आपको मालूम ही है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।